जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हम लोग जीके जीएस से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले साथियों आपका पॉलिटी से 5 प्रैक्टिस सेट, ज्योग्राफी से 3 प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस से टोटल 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चलेगा। तो साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो चलिए, आज रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर या फिर डी सियाचिन ग्लेशियर? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है, जिससे साथियों आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा आपका सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम नौक क्या है? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे उसको आप लोग केवल ध्यान से सुनिए, या फिर आप लोग कॉपी में लिख भी सकते हैं, जिससे होगा क्या, आपका नोट्स तैयार होगा। तो भारत का दक्षिणतम नौक पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि बताइए भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो ये आपका भूमि हो गया और इसका दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर है कन्याकुमारी। तो ये नहीं पूछा गया, ये आपसे पूछा गया है कि भारत का दक्षिणतम नौक क्या है। तो याद रखिएगा क्या है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है तो सबसे दक्षिणतम में पड़ता है अंडमान निकोबार आइलैंड का ये इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे उत्तर में बिंदु पूछे कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। ठीक है, इंदिरा कॉल है। और सबसे पूर्वी बिंदु पूछे जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वो क्या है, कीबीथू। यहाँ पर लिख देते हैं कीबीथू। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है जो कि गुजरात में है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? चलिए 3 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से। तो भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य उस समय बना था जिस समय भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। और 26 नवंबर 1949 की बात करें तो इस तिथि को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा 24 जनवरी, यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। अच्छा, 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी की मृत्यु, MK गांधी, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी की मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को। ये डेट भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा भारत का। ठीक है, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन पूछे कि पहला लिखित संविधान किस देश का था, तो अमेरिका का
पहला लिखित संविधान है। ठीक है, अमेरिका का संविधान कब बना था, तो ये डेट पूछा हुआ है, याद रखिएगा 1787 में अमेरिका संविधान बनता है और ये संविधान लागू कब होता है, तो 1789 में, यानी कि 1787 में अमेरिकी संविधान बनकर तैयार होता है और 1789 में अमेरिका का संविधान लागू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ था 1969 में। ठीक है, 1969 में, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में। ठीक है, 1907 में हुआ था और 1907 का जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिएगा रास बिहारी घोष ने। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, रास बिहारी घोष ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। चलिए बताइए 6 के लिए आंसर। और साथियों, अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस का कोर्स परचेज नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप लोग ले लीजिए। कोर्स आपको कहाँ पर मिलेगा, तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर आपको व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है। तो साथियों, देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय जो है ये जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क, भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम गृह मंत्री पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में हमने पहले भी आपको बताया है। अगर आप लोग रेगुलर क्लास को देखते हैं तो बिल्कुल आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर है आर्टिकल 44। इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता यानी समान सिविल संहिता। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, ये जो आपका नागरिक के लिए समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 जो है ये किसके अंतर्गत में आता है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत में। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसको भाग 4 में रखा गया है। और आर्टिकल की बात करें तो इसके लिए आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक में। और इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, आयरलैंड देश। ठीक है, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसको आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको कई बार बताया है कि मूल कर्तव्य जो है ये प्रारंभ में संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। कब, तो याद रखिएगा 42वां। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इसी के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और जिस समय जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। कब, तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा साथियों, जो मौलिक कर्तव्य है
वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है और इसको रूस देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस देश के संविधान से। किस आर्टिकल में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को? तो 51A में। और भाग पूछे तो भाग आपका आ जाएगा 4A में। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग इसे ध्यान रखें। आगे देखिए, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रेजरी बिल। आगे देखिए, ग्रेशम नियम किससे संबंधित है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बताइए, ग्रेशम ने जो नियम दिया था ये किससे संबंधित है? तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, मुद्रा के संचालन से। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, तो मुद्रा के संचालन से। किससे होगा? मुद्रा के संचालन से। चलिए 11 नंबर देखिए, इको मार्क चिन्ह किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए। और साथियों, आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को जरूर देखिएगा। ये क्लास आपको दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर मिलेगा, जो कि मेरा सेकंड चैनल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस समय आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, ठीक है। बिहार पुलिस के अलावा अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। तो इको मार्क जो है ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से दिया जाता है, यानी पर्यावरण के अनुकूल जो वस्तु होता है उसी के लिए इको मार्क चिन्ह दिया जाता है। चलिए 12 नंबर देखिए, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए, भारत में पीली क्रांति का संबंध जो है ये हो जाएगा तिलहन के उत्पादन से। किससे हो जाएगा? तिलहन के उत्पादन से। चलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, तिलहन के उत्पादन से। 13 नंबर देखिए, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? श्रवणबेलगोला ये कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? चामुंड राय। किसने कराया था? चामुंड राय ने। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, चामुंड राय ने। चलिए 14 नंबर देखिए, प्रख्यात संस्कृति केंद्र भारत भवन ये कहाँ पर स्थित है? भारत भवन। चलिए बताइए, भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में भारत भवन स्थित है। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ पर भोपाल में क्या हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी घटना ये कब होती है? 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटित होती है। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पटना से संबंधित एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि बताइए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 3 फरवरी को। 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। भारत में वर्तमान में टोटल 25 हाई कोर्ट है, ठीक है, जिसमें से पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? आंसर है अवंतिका। ठीक है, अवंतिका नाम था। और उज्जैन की बात करें, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे देखिए, पारसेक किसकी इकाई होती है? सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारसेक जो है ये दूरी की इकाई है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई होती है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि बताइए एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष।
इसको अभी आप लोग कॉपी में उतार लीजिए, हमेशा ये क्वेश्चन आता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 1 पारसेक बराबर कितना मीटर होता है? तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर, ठीक है। पारसेक बड़ा इकाई है, प्रकाश वर्ष छोटा इकाई है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो ये होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। तीनों आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। तीनों को उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखिए, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? बताइए, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो देखिए, विद्युत मोटर जो होता है यानी पानी वाला जो मोटर होता है, और भी जैसे मोटर है वो क्या करता है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक उसमें देते हैं यानी करंट उसमें देते हैं तो घूमने लगता है, और घूमना आपका क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। यानी कि विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत को लेता है और फिर वो घूमता है, यानी कि वो आपका यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और डायनेमो क्या होता है? जो कि जिसको जनरेटर बोला जाता है। तो डायनेमो को पहले घुमाया जाता है जिसमें मशीन लगा होता है, और जब डायनेमो घूमता है तो वो विद्युत उत्पन्न करता है। यानी कि डायनेमो क्या करता है? सबसे पहले इसको घुमाना पड़ता है, तो घुमाना आपका यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, और जब यांत्रिक ऊर्जा इसमें देते हैं तो ये क्या करता है? करंट देता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा। तो डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में और विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? पूछा जाता है 12mv²। ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। आगे देखिए, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? आंसर है आर्यभट्ट। रसिया के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट। ये भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। आगे देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। यानी 1 सेकंड में स्पीड होना चाहिए 11.2 किलोमीटर। चलिए आगे देखिए, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी दोनों का समान है। तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? संवेग P बराबर होता है m/v, ठीक है। तो देखिए, संवेग क्या कहता है कि जिस भी चीज़ का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका संवेग उतना ही अधिक होता है। अब दोनों में बताइए, एक कार है और एक रेल का इंजन है, तो बताइए किसका द्रव्यमान यानी कि वेट अधिक होगा? तो आप सभी जानते हैं कि रेल इंजन अधिक भार होगा, ठीक है। तो रेल इंजन का संवेग भी क्या होगा? अधिक होगा, यानी कि जिसमें जितना द्रव्यमान होगा उसका संवेग उतना अधिक होगा। तो रेल इंजन का संवेग क्या होगा? अधिक होगा कार की तुलना में। चलिए, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, ये आपका पुणे में स्थित है। कहाँ पर है? पुणे में। 22 नंबर, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो देखिए, शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट का आभूषण नहीं बन सकता है। तो आभूषण बनाने के लिए इसमें कुछ मिलाया जाता है और वो है तांबा। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है। आंसर है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। 24 नंबर,
मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? चलिए, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बताइए मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, जल पाया जाता है। आगे देखिए, शरीर में सबसे बलशाली पेशी कहाँ पर पाई जाती है? आंसर है जबड़े में। कहाँ पर पाई जाती है? जबड़े में। अब यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम क्या है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस। यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, थोड़ा सा नाम अटपटा है, ग्लूटियस, आप लोग भी नोट कर लीजिए, ग्लूटियस मैक्सिमस, मैक्सिम। ठीक है, तो ग्लूटियस मैक्सिम ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। सबसे छोटी मांसपेशी पूछे तो स्टेपिडियस, स्टेपिडियस ये मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। कान में टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, जबड़े में। आगे देखिए, रुधिर दाब यानी कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? आंसर है एड्रिनल ग्रंथि। आगे देखिए, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक क्या है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, कैल्शियम। अगर विटामिन में पूछे तो विटामिन के है, विटामिन के ये विटामिन में, और आगे अगर इसमें पूछे तो कैल्शियम आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा होता है? आंसर है संयोजी ऊतक। ठीक है, ये मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है, संयोजी ऊतक। आगे देखिए, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा जो कि क्विनैन है, ये कहाँ से प्राप्त होती है? अच्छा, मलेरिया की बात करें, ये किसके काटने से होता है? तो मच्छर के काटने से। अब कौन सा मच्छर है? तो मादा एनाफ्लिज मच्छर, नोट कर लीजिए। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मादा एनोफ्लिज, मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया की दवा का नाम क्या है? तो क्विनैन है, और ये प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। ठीक है, सिनकोना की छाल से। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो साथियों, मक्खी के लार्वा को मैगेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैगेट। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, मैगेट। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आज हमने टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब आप लोग बताइए, आपने 30 क्वेश्चन में आज कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं?